हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अब से सिर्फ 10 दिन बचा हुआ आपके एग्ज़ाम को। तो अब हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि सारे चैप्टर्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं और जो बच्चे सीरियसली पढ़ाई करते हैं उन्होंने सारा वीडियोस भी देख लिया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, प्लस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उस पैटर्न के पूछे जाते हैं। देखो, 100% क्वेश्चन गेस करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, राइट। लेकिन हम लोग एक पैटर्न को फॉलो करते हैं ताकि हमें एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये जो अभी सीरीज़ चल रहा है, मतलब आज से जो स्टार्ट होगा, ये आपके सबसे पहले पार्ट बी को कवर करेगा जो कि 30 मार्क्स का है। ठीक है, अब जो है स्टार्ट करते हैं पार्ट बी का जो पहला चैप्टर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, उसका एमसीक्यू, उसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन, उसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे क्वेश्चंस बनाना है। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी is such that it result is an increase in value of equity share dash is or are said to be optimal। अब बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब ही नहीं समझ में आएगा। सिंपल है, जब जो है बेटा प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी देखा जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बताओ। द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इज नोन एज व्हाट? ऑब्वियसली कैपिटल स्ट्रक्चर। जो बच्चे को पता होगा उसको आंसर पता चल गया होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर इसका आंसर। देखो ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूज ऑफ डेट इंक्रीजेज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ बिजनेस। मतलब जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उधार, डेट का मतलब उधार, जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उधार लेती है तो फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ाता है। ओके, क्यों बढ़ाता है? क्योंकि उसको पे बैक भी करना है। The factors determining the choice of an appropriate capital structure of a company highlight in the above statement। अब इसमें 4 दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज 4 फैक्टर दिए हुए हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के। आपको बताना है कौन सा फैक्टर है जिसमें रिस्क के बारे में बात होता है कि डेट, अगर डेट इंक्रीज होता है तो रिस्क बढ़ता है। ऑब्वियसली रिस्क कंसिडरेशन में देखा जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्नड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट। आपको ये बताना है, बड़ा सिंपल है, कि वो किसको बोला जाता है कि इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्नड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स। जब प्रॉफिट होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, क्योंकि वहाँ पे फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस रहते हैं जैसे इंटरेस्ट। वो क्या क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? सिंपल है, उसको बोला जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोला जाता है। कि इसे पता चलता है ट्रेडिंग और इक्विटी में कि डेट कितना लेना चाहिए, कितने % पे लेना चाहिए ताकि कंपनी को फ़ायदा हो सके। ठीक है, 19 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके लिए आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का जितना भी फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो पता होना चाहिए। ठीक है, देखो टोटल जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर का 14 टोटल के फैक्टर्स अफेक्टिंग है। उसमें से कॉस्ट ऑफ डेट भी है, कैश फ्लो पोजीशन भी है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी है, बस एक नहीं है, वह है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, 5th नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। अब बाबू फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में आपको जानना है तो उसके पहले आपको फाइनेंसिंग डिसीजन का क्या क्या था वो तो याद करना पड़ेगा, राइट। तो उसमें क्या था, मैंने आपको एक न्यूमोनिक से याद करवाया था फाइनेंसिंग डिसीजन का। अब उसमें क्या था सोचो, बताया था ना, C3F2RS। ठीक है, अब जिसने नहीं देखा जाके देखो। अब देखो CCR, तो जी तो मैंने कहीं बोला नहीं, आंसर हो जाएगा जी। ये तो जो बच्चा को न्यूमोनिक्स जो मैंने छोटा शॉर्ट फॉर्म में बता था वो याद होगा तो वो 1 सेकंड के अंदर पहचान जाएगा कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ उसमें नहीं है। अब आपको ये बताना है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो किसका फैक्टर है। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 23। 2 स्टेटमेंट है बेटा, आपको बताना है कि क्या फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है, एक गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ कंपनी हैविंग ability to borrow at a lower rate is in the better position to employ high equity। बड़ा पेचीदा मतलब बोल सकते हो, बहुत ट्रिकी है ये। देखो एक कंपनी है, अगर कम रेट पे मतलब कम इंटरेस्ट पे
अगर बोरो करती है, उधार लेती है, तो क्या वो कंपनी बेटर पोजीशन पे है लोगों को अर्निंग पर शेयर देने में? ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है अ कंपनी विलिंग टू होल्ड मैनेजमेंट कंट्रोल शुड प्रीफर डेट फंड्स एज दे डू नॉट कॉज अ डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल। ये आपने पढ़ा होगा कि अगर कंपनी के लोग अपना कंट्रोल किसी को नहीं देना चाहते हैं तो उनको इक्विटी शेयर नहीं देना चाहिए, उनको क्या लेना चाहिए? डेट लेना चाहिए। इसका मतलब ये तो सही है, लेकिन ये बताओ ये सही है कि अगर कंपनी को कम रेट पे उधार मिल जाता है तो वो कंपनी का ईपीएस अच्छा होगा? ऐसा ज़रूरी है? नहीं, ईपीएस डिपेंड करता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है डेट लेने के बाद भी कंपनी अच्छा ईपीएस देती है, उसी से डिसाइड होता है, ऐसे ही आप नहीं डिसाइड कर सकते। तो इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। चलो एक और देख लेते हैं इसी तरह का क्वेश्चन। लार्जर द स्प्रेड of business activities greater is the need for fixed capital। ऑब्वियस सी बात है कि अगर बिजनेस को बढ़ाएंगे तो फिक्स्ड कैपिटल ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, दूसरा लीजिंग फैसिलिटी, मतलब लीजिंग क्या करते हैं देखते हो ना, कभी कभी घर लीज कर लेते हैं, लीज मतलब रख लेते हैं बहुत साल के लिए, दुकान लीज कर लिया 99 ईयर्स के लिए, मतलब 99 ईयर्स तक आपके पास उसका राइट है। तो लीजिंग फैसिलिटी अवॉइड ह्यूज फंड्स रिक्वायर्ड टू बाय फिक्स्ड एसेट। अगर हम फिक्स एसेट को ना खरीद के उसको उधार पे लीज पे ले लें, हमारा पैसा बचेगा। ये भी सही है। इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपको समझ आए किस तरह क्वेश्चन पूछता है? आपको इसी तरह आराम से 2 बार पढ़ के ना आपको आंसर बनाना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 3 और 4 मार्क्स से बच्चे को फंसाया जाता है। ठीक है, सिंपल है। द ROI दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, की इन्वेस्ट किए हैं उससे जो पैसा, उससे जो परसेंटेज रिटर्न आने वाला है, ठीक है, ऑफ ए कंपनी, वो 10 से 12% है पिछला 3 साल का। ठीक है, टू फिनेंस इज फ्यूचर फिक्स्ड कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल हमको उसमें लगाना है। ठीक है, दो बोरोइंग डेट है, 2 तरह से हम उधार ले सकते हैं। पहला उधार ले रहे हैं ना, उसमें हमको पे करना पड़ रहा है 9%, और दूसरा उधार ले रहे हैं उसमें हमको पे करना पड़ रहा है 13%। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है विच सोर्स ऑफ डेट, मतलब कौन सा सोर्स जो है, या तो ये या तो ये। ठीक है, उधार का कौन सा सोर्स जो है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बेटर है। कौन सा बेटर आपको बताना है। गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ऑल्सो स्टेट द कॉन्सेप्ट बींग यूज इन टेकिंग द डिसीजन। सिंपल सा चीज़ है बेटा, जब आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे दिया है कि आप एक जगह आपने इन्वेस्ट किया, आपको 10 से 12% इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, आप जब, अगर आप अच्छे स्टूडेंट होंगे और आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा पहले, ठीक है, तो आपको ये पता होगा, मैंने भी आपको पढ़ाया है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होना चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। ऑब्वियस सी बात है, आप उधार लिए, उधार लेने के बाद, उधार लेने जब आप लिए तो आपको 9% देना पड़ रहा है और आपको 12% मिल रहा है, तो ये तो फ़ायदे का सौदा है। ठीक है, लेकिन अगर आपने उधार लिया, उसमें आपको 13% देना पड़ रहा। मान लो आपने 100 रुपये का उधार लिया, ठीक है, उसमें आपको 13 रुपये देना पड़ रहा है और आपको फ़ायदा हो रहा है 12 रुपये का, तो क्या ये फ़ायदेमंद है? नहीं है। इसका मतलब विच ऑप्शन इज़ बेटर? ऑप्शन ए इज़ बेटर। अब इसमें आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल है, आपको इसमें आंसर में लिखना है कि ऑप्शन बी बेटर है, ऑप्शन बी इज ऑप्शन ए इज़ बेटर। Why? Because here the return on investment is more than the rate of interest, where in option B the return on investment is less than rate of interest. In option 1 the rate of interest is 9%, where the company gets return of 12%। समझ में आया? इसके लिए ऑप्शन ए बढ़िया है, बेटर है। ठीक है, समझ आया? देखो किस तरह से क्वेश्चन का आंसर किया जाता है। आराम से आप 4-5 लाइन लिख दोगे ना, यू विल गेट 3 मार्क्स, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सिंपल है, आपको 6 फिक्स्ड कैपिटल का आपको ये पूछा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये सब कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये भी ये लगातार देखा गया है कि ना ये जो EBIT वाला क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अब चलो एक EBIT वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो। सनराइज लिमिटेड dealing in ready-made garments is planned to expand its business operation in order to cater
to international market. For this purpose, the company needs additional 80 lakhs for replacing machines with modern machinery of higher production capacity. The company wishes to raise the funds by issuing debenture. The debt can be issued at estimate cost of 10%. डेट का जो कॉस्ट होगा बेटा वो 10% होगा. EBIT जो है वो 8 लाख है. टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ का है. अब आपको बताना है कि सजेस्ट वेदर इशू ऑफ डिवेंचर करना चाहिए कंपनी को कि नहीं करना चाहिए. इस तरह क्वेश्चन देखे आधे बच्चे तो ये टॉपिक ही छोड़ देते हैं ये सोच के कि बाबा बड़ी डेंजर क्वेश्चन. ठीक है, सबसे पहले ना अगर इसमें बोला है कि आपको डेट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसके लिए आपको पहले ROI निकालना पड़ेगा. क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा कि अगर आप ये लेते हो तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आता है. सिंपल सा चीज़ है, डेट का कॉस्ट है 10%. अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% से ज़्यादा है तो लेना चाहिए, नहीं है तो नहीं लेना चाहिए. सिंपल है. अब तुम सोचोगे कि मैम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है. बड़ा सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला है. चलो हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं. फॉर्मूला है ROI equals to EBIT by total capital into 100. अब क्वेश्चन में EBIT कितना था देखो. EBIT कितना था क्वेश्चन में. EBIT है 8 लाख और टोटल इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़. ठीक है, अब चलो करते हैं. 8 लाख एक करोड़ इंटू 100. ठीक है, अब इसको करो टोटल तो आंसर कितना आएगा. 8% आंसर आएगा. अब मैंने आपको क्या बोला कि अब तुमको देखना पड़ेगा कि तुम्हारा कॉस्ट कितना लग रहा था. 10%. राइट, कॉस्ट कितना लग रहा था. 10%. 10% कॉस्ट लग रहा है और तुमको मिल 8% रहा है तो क्या तुम लोगे. सोचो, नहीं लोगे. इसका मतलब है कि इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोला है कि डिवेंचर इशू करना चाहिए नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ रैशनल डिसीजन. वाई? बिकॉज द estimated cost was 10% but the return on investment was 8%. Here the return on investment is less than the interest rate. इसके लिए नहीं लेना चाहिए. सिंपल है, इजी है, टफ नहीं है. ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. एक ट्रिकी क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि देखो पूछा भी था 2003 में. ठीक है, सॉरी 2023 में. चलो देखते हैं. चलो नोट्स बनाते आते साथ साथ. ठीक है, एक्स लिमिटेड इशूड 14% डिवेंचर. कितना परसेंट है बेटा. 14% डिवेंचर है ऑफ 4 लाख. ठीक है, और 10,000 इक्विटी है 60 रुपये करके. इसका मतलब इक्विटी कितना है. इक्विटी है 10,000 का 60 मतलब 6 लाख और डिवेंचर कितना है 4 लाख तो बोल ही दिया. The investment resulted the net profit of 2 लाख. मतलब EBIT कितना है देखते जाओ बस. हाँ, EBIT है 1 2 3 4 5 2 लाख. जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा ना वो बच्चा बना लिया होगा अब तक क्वेश्चन. ठीक है, रेट इंटरेस्ट कितना बोला. टैक्स कितना देना पड़ेगा. 50% टैक्स है. राइट, कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और अर्निंग पर शेयर. पहले अर्निंग पर शेयर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, EBIT इसका फॉर्मूला होता है EBIT माइनस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कितना परसेंट है भाई. 14%. 2 लाख का 14% कितना होता है सोचो. 56,000 होगा. ठीक है, कितना होता है 56,000. अब इसको तुम माइनस करोगे. ठीक है, तो आएगा 1,44,000. ठीक है, तो 1,44,000 आएगा. ठीक है,
अब 1,44,000 में टैक्स को बेटा माइनस कर दो, टैक्स जस्ट 50% है। अब इसका 50% करो, कितना आएगा, 72,000 आएगा। ठीक है, बचेगा कितना, 72,000 बचेगा। अब 72,000 बचा, तो E80 आया, ईट आया। ठीक है, अब तुमको EPS निकालना है ना। जो जो समझदार बच्चा है, पढ़ा बच्चा है, वो बच्चा खुद ही बता देगा कि EPS कितना होगा और क्या फार्मूला होगा। देखो EPS का फार्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, अब EBIT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 7.20 पर शेयर। ठीक है, ठीक है, समझ आया। तो EPS कितना आया, 7.20। इसका मतलब एक शेयर में 7.20 का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, अब और क्या निकालने बोला है, EPS निकाल दिया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI का मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाई टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू 100। तो EBIT था तुम्हारा 2 लाख, टोटल कैपिटल था 10 लाख, और उसको इंटू कर दो कितना से, 100 से, तो आ जाएगा 20%। इसका मतलब कि कंपनी ने फंसाया 14%, मिल रहा है उसको 20%, तो ऑब्वियसली फेवरेबल है। ठीक है, अब फेवरेबल क्यों है, बिकॉज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14%, बट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 20%। सिंपल है, समझे, डाउट है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग और क्वेश्चन में। क्वेश्चन 2 देख लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, Zenith Mall is a famous shopping mall in Mumbai owned by Pinnacle Group. It is very popular for its international and national brands of fashionable clothes, restaurant, cinema halls, and food courts. The management of Pinnacle Group has decided to open a new branch of the mall in Pune. This decision is very crucial for the management as it involves huge amount, इसमें बहुत पैसा लगा है। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फाइनेंशियल रीजन। अब आपको बताना है कितने तरह के फाइनेंशियल रीजन होते हैं। 3 फाइनेंशियल रीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। आपको बताना कौन सा है तीनों में से। सिंपल है, क्वेश्चन है, जीनत मॉल जो है बहुत फेमस मॉल है मुंबई में, पिनाकल ग्रुप का। तो अब ह्यूज कॉस्ट अगर लगा है तो बताओ किस में होगा। सिंपल है, जब ह्यूज कॉस्ट लगा है तो उसको ठीक से देखना पड़ेगा ना, ये कहाँ पे पैसा लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, शॉर्ट टर्म में लगाना है, लॉन्ग टर्म में लगाना है। ठीक है, तो ये होगी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के 2 फैक्टर बताओ, जिससे मेरा वीडियो देखा होगा उसका पता होगा, CRRI मतलब कैश फ्लो, ठीक है, प्रोजेक्ट, रिस्क, फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ठीक है, यही 4 है, इसमें से कोई भी 2 लिख दो। समझ आया, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 2019 में आया था। मोनिशा कंज्यूमर गुड्स इज अ लीडिंग कंज्यूमर गुड्स चेन विद अ नेटवर्क ऑफ 46 स्टोर्स primarily across Mumbai, Delhi and Pune. It was started with Monisha Group in 1987. It has a large market share in Mumbai, Delhi and Pune. Looking for the opportunity to expand, it has decided to open a new branch where? In Kerala. Okay, it has to decide on what new resource it will invest so that it is able to earn the highest possible return for the investors. किस सोर्स में हमको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, once a company believes that it will be able to generate higher revenue and profit, it also has to decide how this project will be funded. ठीक है, मतलब एक जगह सोचना है कि मेरे पास जो पैसा है कहाँ लगाएं, और फिर ठीक है, और ये सोचना है कि और पैसा कहाँ से आएगा। द फाइनेंस मैनेजर अतुल वॉज टोल्ड टू हैव ए ऑप्टिमम capital structure by striking a balance between various sources of getting the project funded so as to increase shareholders' wealth. Atul also, after assessing the cash flow position of the company, evaluated that the cost of different sources of finance and compared the risk associated with each source as well as the cost of raising funds. 2 फाइनेंशियल रीज़न के बारे में आपको बताना बड़ा सिंपल है। जब पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें वो देखेंगे तो आ जाएगा इन्वेस्टिंग। ठीक है, और जो पैसा हमारे पास है उसको तो इन्वेस्टिंग में लगाएंगे, और बाकी पैसा और कहाँ से आएगा, तो ऑब्वियसली बात है फाइनेंसिंग से पैसा आएगा।
ठीक है, तो ये हो गया। अब दोनों का कोई दो दो फैक्टर्स बता दो। ठीक है, अब मेरा देखा होगा वीडियो तो अब तक आंसर आ गया होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वंश लिमिटेड is a large and reputed company which manufactures ventilators. After the outbreak of COVID-19 in 2020, the company witnessed an increase in revenue by 40%. It has plans to further increase its production capacity and also start production of PPE kits, sanitizers, and masks in 2022. The finance manager of the company, Mr. Rajiv, feels confident about the future of the company and its liquidity position. Discuss the meaning of dividend decision as in the light of the above statement, explaining two factors which should be considered by Vansh Limited while formulating the dividend policy. सिंपल है, डिविडेंड पॉलिसी क्या है, इसमें बताता है कि कंपनी के पास जो पैसा आएगा क्या वो कंपनी उसको रिटेन करके रख लेगी फॉर फ्यूचर ग्रोथ या फिर वो लोगों को डिविडेंड दे देगी। ठीक है, यही इसमें देखना है। और दो फैक्टर के बारे में बोला गया है, जिसमें पहला आप एक लिख सकते हो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, कि ग्रोथ अगर करना होगा तो कंपनी रिटेन अर्निंग कर लेगी। ठीक है, और ग्रोथ नहीं करना होगा तो डिविडेंड दे देगी। और दूसरा क्या है, इसी में से आपको देखो मिल जाएगा, दूसरा है आपका अमाउंट ऑफ अर्निंग। अब अमाउंट ऑफ अर्निंग में क्या होगा कि कंपनी देखिए कि प्रीवियस हमने कितना कमाया, इस बार कितना कमाया, उसी के हिसाब से डिविडेंड डिसाइड करिए। सिंपल है, 6 मार्क्स में देखो सिंपल क्वेश्चन से पूछता है, ज़्यादा टफ पूछेगा 3 और 4 मार्क्स में। ठीक है, चलो अब ये हो गया। अब और एक चैप्टर हम लोग देखते हैं।